इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को कुलदीप भैया और शिव भैया की राम राम। साथ ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। तो कुलदीप भैया आपको भी मेरी राम राम। शिव भैया आपको भी हमारी राम राम। और जैसा कि पिछले माह देखा आपने और हमारे सभी किसान भाइयों ने भी देखा कि बारिश होने से मौसम ने करवट ली है ना। हाँ भैया। तो हमारे सभी किसान भाइयों को बहनों को खेत में पकी हुई फसल में भैया थोड़ा सा जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि फसल पककर खेत में खड़ी थी और बारिश ने फसल की तोड़ाई करने का समय हमें दिया ही नहीं, है ना। जिस कारण से हमारे किसानों को थोड़ा घाटा तो उठाना पड़ा है ना। हाँ भैया। और साथ ही जहाँ जंगल के किनारे गांव में लगी हुई खेती भी रहती है और वहाँ क्या जंगली सुअर आ जाने से मूंगफली की फसल भी थोड़ी नुकसान में हुई है भैया। हाँ, ऐसा हर जगह तो नहीं हुआ है, लेकिन कई जगह ऐसी घटनाएं सुनने को मिली है। कभी कभी हो सकता है ऐसा, है ना। हाँ भैया। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। मौसम की भी मार हो जाती है और कई बार जानवरों का भी प्रकोप हो जाता है, तो फिर भी हमारा जो किसान है ना शिव भैया, वो डट कर खड़ा रहता भी है। बिल्कुल भैया। डरता और अभी नहीं अपन देख भी रहे हैं कि जैसे गेहूं की फसल किसी ने लगा दी है तो रात में पानी बगा रहे हैं। बिल्कुल भैया। और इन सब से निपटने के लिए भी भैया देखो, किसानों के साथ सरकार भी तो खड़ी रहती है। हाँ भैया। पता है कि नहीं आप? पता है भैया। किसानों के साथ हमेशा सरकार भी पीछे खड़ी रहती है। किसी भी मुसीबत में सरकार हमेशा हमारे सभी किसान भाइयों का साथ देती है ना। तो इनसे निपटने के लिए सरकार भी कई योजनाएं चला रही है ना, जिससे हमारे किसान भाई अपनी भरपाई कर लेते हैं, है ना। और भैया समझ गए भैया आपकी बात को, जो इशारा कर रही है कि हम आज की बात इसी विषय पर कर लेते हैं। समझ रहे भैया आप। हाँ, और हमारी आज की बात होगी धन धान्य योजना और फसल बीमा योजना पर। बिल्कुल भैया, आपने जैसा बताया पीएम धन धान्य योजना और फसल बीमा योजना पर, है ना। साथ ही भैया मेहमान भी है। हाँ तो भैया। मेहमान क्रम में हम मुलाकात करवाएंगे हमारे सभी श्रोताओं की ग्राम मेघा सिवनी जिला छिंदवाड़ा के मैत्री गो सेवक धर्मेंद्र सरवैया जी से, है ना। ठंड के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर इनसे बातचीत करेंगे हमारे शिव भैया। साथ ही होगा ढेर सारा मनोरंजन लोकगीत और भजनों के माध्यम से। बिल्कुल। और कुछ संदेश भी होंगे जो जानकारी से भरपूर होंगे। बिल्कुल। तो शिव भैया आगे कार्यक्रम बढ़ाएं अपना। हाँ भैया। और जैसा कि आपने कहा है कि ढेर सारा मनोरंजन होगा, तो क्यों ना हम शुरुआत करें मनोरंजन से। हाँ भैया। और हमारे सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत। केले कछारे की कारी उनारी जय हो। अरे केले कछारे की कारी उनारी सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे केले कछारे की कारी उनारी सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। केले कछारे की कारी उनारी सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। कछारे की कारी उनारी सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे सोंधी सोंधी रे मोहे सोए रही। सोंधी सोंधी मोहे सोए रही रे। सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे सोए रही, अरे सोए रही। आहा केले कछारे की कारी उनारी सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। केले कछारे की कारी उनारी सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे केले कछारे की कारी उनारी सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे केले कछारे की कारी उनारी सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे केले कछारे की कारी उनारी सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे केले कछारे की
अरे घुनर घुनर घुंघरा बछड़न के बाजे, 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 घुनर घुनर घुंघरा बछड़न के बाजे। मेड़ो मेड़ो मचराए रही रे, 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 मेड़ो मेड़ो मचराए रही रे। अरा रा 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 कहले का छारे की कारी नारी सोनी सोनी सोए सोए रही रे, केले कठारे शिकारी हो नारे, डोंगे डोंगे मोए सोए रही रे, कहले का छारे की कारी सोनी सोनी मोए सोए रही रे, केले कठारे शिकारी हो नारे, डोंगे डोंगे मोए सोए रही रे। श्रोताओं, अभी आपने ये अड़कू प्रसाद सरनकर की आवाज़ में ये गीत सुना। तो कुलदीप भैया, हाँ शिव भैया, और अब आप कह रहे हैं हमारी आज की बात शुरू कर दें। हाँ भैया, तो आज की बात शुरू करने के पहले एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का, किसान भाइयों और बहनों का स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में, है ना। और किसान भाइयों, हमारी आज की बात हम करेंगे पीएम धन धान योजना और फसल बीमा योजना है आज की ज़रूरत, इस विषय पर, है ना। तो पहले बात करते हैं किसान भाइयों पीएम धन धान योजना की। किसान भाइयों, 16 जुलाई 2025 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को मंजूरी दी गई और ये योजना भारत के कृषि क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लाने की एक बड़ी योजना मानी जा रही है। ये योजना देश के 100 ऐसे कृषि जिलों पर केंद्रित है जो उत्पादन, फसल विविधता और ऋण वितरण के मामले में कमजोर है। इसके लिए अगले 6 वर्षों तक हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई शिव भैया। और योजना का जो उद्देश्य है ना, वो कृषि और इससे जुड़ी जो गतिविधियां हैं, जैसे कि फलों की खेती, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है ना। हाँ भैया, और ये योजना किसी नई स्कीम को शुरू करने की बजाय पहले से चल रही 36 योजनाओं को 11 मंत्रालयों के माध्यम से किसानों को लाभ मिलेगा। ये योजना मुख्य उद्देश्यों में जिन बिंदुओं पर जोर दिया जा रहा है, वो आइए इस पर बात करते हैं भैया। बिल्कुल सही बात आपने बताई कि पहले से जो 36 योजना है और 11 मंत्रालयों के माध्यम से समन्वय के साथ ज़मीन पर ये पूरे लागू होगी। और इसमें करीब करीब शिव भैया 1.25 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा इसमें, है ना। और इस योजना का उद्देश्य कम उत्पादकता वाले जिलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन को राष्ट्रीय औसत तक लाना है, फसल विविधीकरण पर जोर देना है ताकि वैश्विक बाजार पर छा जाने वाली फसलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाए। इस योजना के लागू होने से सिंचाई और भंडारण में सुधार होगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है और सिंचाई सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। किसान भाइयों, अपनी कृषि सुधार सुचारू ढंग से कर सके, इसके लिए किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है भैया। बिल्कुल सही कहा आपने शिव भैया। और किसान भाइयों के डिजिटल पक्ष को मजबूत करने के लिए किसानों के लिए एक बहुभाषी मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए केंद्रीय डैशबोर्ड पर 117 प्रदर्शक संकेतकी के आधार पर हर जिले की मासिक प्रगति रिपोर्ट को भी देखा जाएगा। कुलदीप भैया, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना समन्वित कार्यक्रम विकेंद्रीकृत योजना निर्माण और तकनीकी सहयोग के जरिए भारतीय कृषि क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को निपटने का एक प्रयास है। और यह योजना न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि ग्रामीण भारत की आर्थिक मजबूती के लिए एक निर्णायक वरदान है। बिल्कुल सही कहा आपने शिव भैया। और ये तो बात हुई पीएम कृषि धन धान योजना की, है ना। और जैसा कि हमारी आज की बात में एक और विषय शामिल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, उस पर अब बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
एक ऐसी योजना है जो किसानों को बहुत कम प्रीमियम पर फसल बीमा प्रदान करती है ना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। किसान भाइयों, इस योजना में खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का सम्मान प्रीमियम है। और ये योजना बुआई से लेकर कटाई तक के चरणों में आने वाली रोकथाम और योग्य प्राकृतिक आपदाओं को प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल, ये कवर कर लेती है ना बहुत सारी चीज़ों को। और साथ ही भी है जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा, बेमौसम बारिश और बीमारियों का प्रकोप, है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए फसल में नुकसान से किसानों को बचाने की एक योजना है। यानी किसानों को खेती में आने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है और किसानों की आय को स्थिर करने में भी मदद करती है ना? हाँ भैया, इस योजना को वर्ष 2016 में लाया गया था। और इस योजना की पात्रता की बात की जाए तो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज में दिए जाते हैं। हाँ, सभी पात्र माने जाते हैं शिव भैया, है ना। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दरें जो होती है ना, बहुत कम होती है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए किसानों को पूरी बीमा राशि प्रदान की जाती है और प्रीमियम का भी भुगतान कई बार सरकार ही करती है। हाँ, फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, खसरा, खतौनी, बैंक खाते की जानकारी, पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही ये सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जमा करने होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आप अपने स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और जैसा कि आजकल हर हाथ में मोबाइल होता है शिव भैया, हाँ भैया, तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम धन धान योजना को भी सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। किस ऑफिस में जाना है, कैसे आपको बीमा की प्रीमियम की राशि भरनी है, कैसे बीमा करवाना है, और कृषि विभाग के अधिकारी भी इसमें सहायता करते हैं, तो ये सब पता चल जाता है ना। किसान भाइयों अपनी फसल को जोखिम की स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए अगली फसल योजना तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि आप सभी इस योजना का लाभ अवश्य लें। और शिव भैया, यही थी हमारी आज की बात, जिसे अब हम दे देते हैं यहीं पर विराम। और चलिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं मनोरंजन के साथ और हमारे सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। जाती रे लाल बन सोए ना, पंखा लगा के उड़ जाती रे, उड़ जाती रे लाल बन सोए ना, पंखा लगा के उड़ जाती रे, उड़ जाती रे लाल बन सोए ना, पंखा लगा के उड़ जाती रे, उड़ जाती रे लाल बन सोए ना, पंखा लगा के उड़ जाती रे, पंखा लगा के उड़ जाती रे, पंखा लगा के उड़ जाती रे, पंखा
किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं।
किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। और संदेशों के पहले आपने दीपक डेहरिया व साथियों की आवाज़ में वो प्यारा सा गीत सुना। और चलिए अब मेहमान क्रम से हम जुड़ जाते हैं और आज के हमारे मेहमान हैं मेघा सिवनी, ग्राम इकाई मेघा सिवनी, जिला छिंदवाड़ा के मैत्री गो सेवक। इनसे हम बातचीत करेंगे पर ठंड में पशुओं की देखभाल कैसे करें इस विषय पर, और इनसे बातचीत करेंगे शिव भैया। किसान भाइयों बहनों, आज के मेहमान क्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिला छिंदवाड़ा के मैत्री गौ सेवक से। आपको हमारी राम राम किसान भाइयों बहनों की। राम भाई साहब, राम साहब। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि इस मौसम में तापमान बहुत घटता जा रहा है जी, और हम देख रहे हैं कि अपनों को तो सर्दी लगती ही है। हाँ, इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी इस मौसम का कहना चाहिए कि असर जो होता है वो तो सभी को पड़ता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन दिनों में सर्दी के मौसम में क्या है, अभी ठंड कम होने की तो दिख नहीं रही है। हाँ। लेकिन इस मौसम में पशुओं को कैसे बचाया जाए? वो जैसा इंसान है इसी प्रकार जानवर भी सब कहना चाहिए कि जानवरों की भी देख रेख अपने टाइप से करना चाहिए कि उनके आसपास में गौशाला जो है उसमें साफ सफाई रखें, कुंवारे से फट्टी वगैरह बांधे ताकि ठंड अंदर ना जा सके, और आग जला के उसको कम से कम 2 से 3 घंटे आग जलना चाहिए गौशाला के अंदर। जी। देखा जा रहा है कि पशुओं के खान पान में भी क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? पशुओं के खान पान में ठंडी चीज़ें ज़्यादा ना खिलाएं, हरे चारे का उपयोग कम से कम करें, भूसा वगैरह जो है गर्म चीज़ जो है वो उसको खिलाते रहें, जैसे गुड़ हो गया, मेथी हो गई, हल्दी हो गई, तुम्हारे सरसों का तेल वगैरह हो गया। तो ये 1-2 दिन के अंतराल में उनको खिलाते रहना चाहिए ताकि उनके शरीर में गर्मी बनी रहे। और जैसे कई भैंस पालक भी हैं अपने किसान भाई, तो उनके लिए आप क्या क्या बताना चाहेंगे? भैंसों में तो ऐसा है कि गायों की अपेक्षा ज़्यादा ठंड भैंसों में होती है ना, तो इनमें वही है कि गुड़ की मात्रा है, वहाँ से गुड़ खिलाना चाहिए, सरसों का तेल पिलाना चाहिए और भूसे की सानी खिलाना चाहिए। हरे चारे की अपेक्षा भूसे को खिलाना चाहिए। मतलब किसानों के पास ये सब चीज़ें अपने घर पे ही होती हाँ, है? घर पे ही उपलब्ध होती है या बाजार में तो उपलब्ध है ही। जी। और देख रहे हैं कि दुधारू पशु है अपने, उनकी देखरेख कैसे करेंगे? नॉर्मली देखरेख रहती है, जो दूध देने वाले हों या खाली हों या बैल हों, देखरेख तो सभी की सेम करना पड़ता है ताकि क्या है, मुनाफा भी उनको मिलते रहे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखा जाता है कि ठंड के मौसम में दूध कम हो जाता है। ठंड के मौसम में दूध इसलिए कम हो जाता है कि ठंडा पानी जानवरों को पिलाते हैं तो पानी बहुत कम पीते हैं जानवर। उनको हल्का सा गुनगुना करके पिलाए तो दूध की मात्रा कम नहीं होगी कहीं से कहीं, थोड़ा नॉर्मल करके पानी को पिलाना चाहिए। और जैसे सुबह के मौसम में ठंड ज़्यादा है तो उनको अपन कोठे में रख रहे हैं, और उनको कब किस समय बाहर निकालना चाहिए? देखो, ठंड के मौसम में जब तक धूप ना निकले हाँ। तब तक तो उनको बाहर ना निकालें। बहुत से किसान गांव में जो होते हैं कि 5 बजे सुबह उठ जाते हैं, 5 बजे ही बाहर निकाल देते हैं। हाँ, ये तो बहुत अपन ने देखा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम 9 बजे के आसपास उनको धूप निकल जाए तब उनको बाहर निकालना चाहिए जानवर।
और रात के समय पशुओं का देखभाल कैसे करें? रात के समय में फट्टी वगैरह, गौशाला में अगर दीवार है तो बहुत अच्छी बात है, दीवार अगर नहीं है, ओपन गौशाला है, तो चारों तरफ फट्टी लगा के और रात में आग जलाना चाहिए या धुआं करना चाहिए, जो गांव देहात की भाषा में बोलते हैं अपन, कि कम से कम 2 से 3 घंटे धुआं चलते रहना चाहिए उनके पास, तो गर्माहट बनी रहती है। हमने ये देखा है कि इस मौसम में पशु थोड़े बहुत बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन क्या है, किसान भाइयों को अपन क्या सलाह दे सकते हैं कि वो प्राथमिक उपचार कर सकते हैं अपने प्राथमिक स्तर पे? प्राथमिक स्तर पे जो उपचार होता है वो सबसे पहले पशुओं को देखना पड़ता है, नाक तो नहीं बह रही है, मुंह से पानी तो नहीं निकल रहा है, तुम्हारे से बुखार तो नहीं है। तो ये अगर घरेलू इलाज की बात करें अपन, घरेलू इलाज में ये है जैसे गुड़ का लड्डू बनाते हैं, गुड़ हो गया, उसमें सौंठ वगैरह डालते हैं, हल्दी डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, तो ये डाल के गुड़ के लड्डू उनको हर दूसरे तीसरे दिन में खिलाते रहना चाहिए। ये अपना कहना चाहिए कि घरेलू इलाज हो गया। मेडिसिन की बात अगर करें अपन दवाइयों की, तो दवाइयों में मेनोलेक्स प्लस सबसे बेस्ट गोली है। अच्छा, है ना, आप एक गोली खिला दो, वो लगभग आधे से 1 घंटे में ठीक हो जाए। अगर नॉर्मल बीमारी है तो साधारण सर्दी जुकाम बुखार कहना चाहिए। और कई किसान भाई हमारे बकरी पालक भी हैं जी, तो बकरियों को तो ज़्यादा ठंड लगती है। बकरियों को ज़्यादा ठंड लगती है, बकरियों में तुम्हारे से देख रेख भी ज़्यादा करना पड़ता है, उनके छोटे बच्चे होते हैं और निमोनिया ही से ज़्यादा ख़त्म होते हैं वो। अच्छा, तो उनको तो वही है कि भैया अपने फटे हुए साल कंबल वगैरह उनमें ढक के रखें और घर के अंदर रखें, बाहर गौशाला में ना रखें उनको, बस यही सावधानी है। और दवाइयाँ तो ये सारी सब उसी में है, जानवर तो सभी एक से होते हैं, इतने की मात्रा थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है। अच्छा, दवाइयाँ यही है। अब चलते चलते आप अंतिम में हमारे किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कुछ नहीं, मस्त रहो, खुश रहो और अपने जानवरों को तुम्हारे से कहना चाहिए कि अच्छे से देख रेख करो। आपने हमारे कार्यक्रम के लिए इतना समय दिया और इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी राम। किसान भाइयों, मेहमान क्रम में अभी आप सुन रहे थे ग्राम इकाई मेगा सिवनी जिला छिंदवाड़ा के हमारे किसान भाई धर्मेंद्र सरवैया जी को। शीत ऋतु में पशुओं की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर इनसे बातचीत कर रहे हैं थे हमारे शुभ भैया। तो शुभ भैया, घड़ी इशारा कर रही है कि हमारे सभी श्रोताओं से विदा ले ली जाए। हाँ भैया। तो विदा लेने के पहले हम हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों से ये कहेंगे कि ठंड में अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, पशुओं का ख्याल रखें, है ना। हाँ भैया। और इन्हीं सब बातों के साथ अब लेते हैं विदा और कहते हैं कुलदीप भैया और शिव भैया की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।